जान लेते हैं आज का बजट स्टॉक। सुमित बताइए। शुक्र मेहर। आज जो बजट पिक के तौर पे लिया गया है वो डिजिटल इंडिया को देखते हुए डी-लिंक को चुना गया है। चुनने की वजह दो तीन है। पहले तो इस स्पेस के अंदर गवर्नमेंट कई सारे घोषणाएं शायद कर सकती है कि पहले भी गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया के तहत कई डेवलपमेंट्स कहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी के लिए एक साफ तौर पर फ़ायदा होगा। इसको दो तरह से फ़ायदा मिलेगा। पहले तो रेलवे साइड पर भी गवर्नमेंट, क्योंकि राउटर से वाईफाई की बातचीत कर रही है अलग अलग टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के स्टेशन को लेकर, अगर ऐसा होता है तो इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। और दूसरा, रूरल इंडिया में जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है, स्पेशली डिजिटली एक्सपैंड कर रही है, वो कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर रह सकता है। कंपनी इस पूरे स्पेस में करीब 30 से 32% के आसपास एक मार्केट शेयर होल्ड करती है, यानी कि मेजरली जो ऑर्डर्स स्पेस में आते हैं वो इस कंपनी के पास आते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो एक अच्छे ऑर्डर इनफ्लोज कंपनी को ऑलरेडी स्पेस के अंदर मिलते रहते हैं। और जैसे जैसे गवर्नमेंट फर्दर एलोकेट करेगी बजट स्पेस को लेकर या फिर स्कीम्स को लेकर, वो कंपनी के लिए अच्छा ट्रिगर बनकर सामने आ सकता है। वैल्यू वाइज भी देखें तो करीब करीब 9 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर अपने हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। 10-10.5 रुपए के आसपास की ईपीएस है, 6.5 रुपए की कैश ईपीएस है। तो इस पूरे स्पेस के अंदर एक वेल पोजीशन कंपनी के तौर पे देखा जा रहा है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट को भी रेफर किया गया। उनका ये मानना है कि हाँ, कई सारे स्कीम्स को देखते हुए या फिर जिस तरह कंपनी के नंबर्स आने की उम्मीद लगाई जा रही है, इसके आधार पर करीब 200 रुपये तक की चाल भी इस शेयर में देखने को मिल सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। तो उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं डी-लिंक को। शुक्रिया सुमित आपका। डी-लिंक अभी 2.5% के गेंस के साथ 118 के लेवल्स पर है। निताशा शंकर भी हमारे साथ मौजूद है। निताशा, बजट एज अ थीम ध्यान में रखते हुए आप कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगी? देखिए, इस समय बजट से जो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है वो टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है कि किस तरह का स्पेंडिंग होता है उस तरफ में, एज वेल एज टैक्स सेविंग्स, दैट इज रिफॉर्म्स ऑन द टैक्स साइड। इसको देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो है पर्टिकुलरली जो कि रोड साइड में है, जो कि पोर्ट्स पे फोकस करते हैं और जिन्होंने रिसेंट पास्ट में थोड़ा कैश एक्यूमुलेट किया है, उनके पास में एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ भी है, तो ये स्टॉक्स जो है वो इस समय काफ़ी लुक्रेटिव लग रहे हैं। इसके अलावा सारे स्टॉक्स जिनको कि एक टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, विच इज प्रीटी मच द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दैट इज आल्सो लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिव। एंड फाइनली कंजम्पशन, क्योंकि अगर किसी तरह का भी टैक्स ब्रेक मिलता है उसकी वजह से कंज्यूमर्स के पास में डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, जिसका कि बेनिफिट कंजम्पशन को आएगा। एंड जो इस तरह रिसेंटली जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से जो करेक्शन हुआ है, उसकी वजह से सारे ही कंजम्पशन स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स पे अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस। तो दिस इज़ अनदर एरिया विच वी आर पॉजिटिव ऑन। गौतम, अब जैसे आपने कहा इन द बिगिनिंग ऑफ द शो कि एक रनअप तो अच्छा देखने को मिला है। टू लीवर्स जो इस समय भी मार्केट को आई थिंक कुछ हद तक होल्ड कर रहे हैं या फिर रिस्ट्रेन कर रहे हैं, उसमें एक तो आईटी स्टॉक्स हैं and second is obviously Reliance. But if we focus on overall refining space या फिर oil and gas space, so what's your take? इन दोनों sectors से क्या कुछ expect किया जा सकता है in terms of delivering sizable contribution index की movement में इस समय? Well, it's very clear that the leadership of the market has changed in the last couple of years, and I think we've had a very neutral to negative kind of a view on the IT space. And if you look at the last 6 months, any rally that the Nifty sees is never backed by the IT stocks, and I think it's really seen significant underperformance. Even post the results, I think just for a day or two the stocks did well, and then they have again come off. So the CNX IT index, which currently trades around that level of 10,000, we really do not see significant upside beyond 10,500, whereas the downside is still open to about 9,000. So the risk reward is not in favor of traders and investors going long, so that's a complete avoid. But since we are bullish on the markets, I think what we've noticed is that oil and gas has really taken new leadership in the market. If you look at the oil marketing companies, even a stock like Reliance, yes, today might have been a down day on account of the results, but last December when the Nifty was making new lows, Reliance was actually one of the better performing stocks. So I think the scene has really changed for some of these underperformers of the last
couple of years, and we are extremely bullish on the BSE oil and gas index. We feel that the index could move up 20% from here in 2017 and hit a level of about 14,000. So all these small declines in some of these stocks I think should be used as a buying opportunity, because I think for 2017 three of our best picks are oil and gas, metals and autos, and I think one needs to have significant portion of your portfolio into them. जी गौतम, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक नेम्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मारुति सुजुकी, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि अपने 52 वीक हाई से महज 5 से 10% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आपने कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात की, लेकिन अगर स्पेसिफिक शेयर्स की बात करें तो लीडरशिप किन के हाथों में रह सकती है अगर लार्ज कैप स्टॉक्स की खास तौर से बात करें? Well, unfortunately, compliance does not allow me to talk about specific stocks, but I think the popular names in the sectors I talked about, I think across the board look pretty strong. Yes, some of these stocks have lost 5 to 10%, from the recent highs, but you need to understand that when the Nifty was trading at 9,000 last year, a lot of these stocks had turned very, very overbought on the weekly and on the monthly charts. So it's a very healthy retracement that has taken place, and after having formed a base in the last couple of months, many stocks are making a comeback. I think some of the auto names like Bajaj Auto, Maruti, M&M, I think great setups there, and investors need to buy into such stocks if you believe in the India story. बिल्कुल श्रीकांत, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि इस बार बजट में हाउसिंग पर काफ़ी फोकस रह सकता है, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग पर, आप रियल एस्टेट पर ज़्यादा बुलिश होंगे या फिर आप जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उस पर ज़्यादा बुलिश होंगे इस समय? आई थिंक इसमें मिक्स रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर की जो पिटाई हुई है और उसके बाद जो उसमें एक अपटिक देखने को मिला है, मुझे लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर यहाँ से अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी बैड रीजंस आने चाहिए, जितने बैड न्यूज़ फ्लो आने चाहिए थे वो आ चुके हैं। और अभी ऐसे अगर पकड़ लीजिए कि अगर रियल एस्टेट के प्राइजेस भी कम होते हैं, देन ऑल्सो जो इसका गवर्नेंस बढ़ेगा और इसकी वजह से जो स्टॉक प्राइजेस में जो एक्टिविटी आ सकती है बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस शीट, समहाउ मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक अट्रैक्शन आ सकता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, कोलते पाटिल, ये जो स्टॉक है इनमें अगर आप निवेश करके चलते हो तो मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। इस बार की जो उनकी अगर आप एक्टिविटी देखते हो वॉल्यूम और प्राइस बेस्ड, तो वो काफ़ी इनकरेजिंग है। और DLF ने तो स्पेशली हायर बॉटम बनाया हुआ है, तो समाव मुझे लगता है कि इंडियाबुल्ड रियल एस्टेट भी इसमें एक स्टॉक मैं शामिल करना चाहूँगा। ये 3-4 स्टॉक है जिसमें हम एक बार लॉन्ग पोजीशंस लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आप हाउसिंग फाइनेंस के बारे में अगर आप बात करते हो तो मुझे लगता है कि उसमें DHFL एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 285-287 के आसपास के प्राइस है, काफ़ी अच्छी एक इसमें एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग हुई थी पिछले 2-3 महीने पहले, और उसके बाद उसमें एक रिट्रेसमेंट आया हुआ है। ये स्टॉक मुझे लगता है शायद आने वाले टाइम में डबल भी हो सकता है, और इसी वजह से DHFL पे हमारा एक बाय कॉल चल रहा है। जी निताशा, ये एग्री स्पेस में UPL पर स्पेशली आपके कमेंट्स क्या हैं? एक कंसिस्टेंट मूवर रहा है, अभी 52 वीक हाइस पर ट्रेड कर रहा है, और हाल ही में ज़्यादातर ब्रोकर हाउसेस ने इस स्टॉक को अपग्रेड किया और ये उन टारगेट्स को भी अचीव कर चुका है। अभी 725 पर आ चुका है, क्या व्यू है आपका इन लेवल्स पर? हम लोग का अभी भी पॉजिटिव व्यू ही है स्टॉक पे। इनफैक्ट आई लाइक टू ऐड द डिस्क्लेमर, दिस इज अ स्टॉक दैट वी आर रेकमेंडिंग टू आवर क्लाइंट्स। स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, कंपनी के फंडामेंटल्स इम्प्रूव ही कर रहे हैं, और जिस तरह से अभी एग्री क्लाइमेट रहा है एटलीस्ट इंडिया में, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली एक ओवरहैंग ये है कि जो ग्लोबल एग्री क्लाइमेट है दैट हैज़ नॉट बीन टू कॉन्ड्यूसिव फॉर एग्री स्टॉक्स अक्रॉस द ग्लोब। उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है एज फार एज देयर एक्सपोर्ट बिजनेस इज कंसर्न, बट डोमेस्टिक इज मोर देन ऑफसेट दैट इम्पैक्ट। वैल्यूएशंस भी अभी अट्रैक्टिव हैं, इट्स डेफिनेटली अ स्टॉक दैट वी आर स्टिल रेकमेंडिंग। बिल्कुल। जो और एक स्पेस जो कि काफ़ी फोकस में रहा है गौतम, स्पेशली सिंस डीमोनेटाइजेशन, वो है कंजम्पशन स्पेस। नाउ इफ वी स्प्लिट इट इनटू 2, सो वन इज़ द वाइट गुड स्पेस, द सेकंड इज़ FMCG। इस पर आपका व्यू क्या है इस समय? Well, we would be neutral on these spaces because I think this is a space that has got maximum hit post demonetization, and there has been so much talk about that. I think earnings will really talk about it in the next couple of weeks, so I think you just need to wait and watch a little bit. But purely from a charts perspective, we feel that this sector will be an underperformer at least for the next couple of months. I think you want to buy into stocks or sectors that move with the market. So when the Nifty makes a new high, you want those stocks to make a new high. That
that has not happened in the consumption space, and that's the reason we believe that at least for the time being, the bull market in that space has stalled. It doesn't mean that the medium term or the long term trend for the sector has changed. I think that remains very positive, but if at all in the next 1.5 months there is another round of correction of about 5-7%, for investors that will be a buying opportunity. For traders, you have to run with a high beta, and I think some of the other sectors I mentioned look much better. जी साथ ही गौतम, ये डॉलर इंडेक्स पर आपका क्या व्यू है? यहाँ पे जो चार्ट्स हैं डॉलर इंडेक्स के, वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ देखी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद ये अपने टॉप पर आ चुका है. आपको क्या इंडिकेशन मिल रही है? Oh, not at all. I think the dollar index is likely to see much upside in the weeks and months ahead. I think it's been trading in that 90 to 100 kind of a band for the last many months, and now you have a scenario wherein we see an appreciation of at least 7 to 10% in the dollar index. So it could go to levels of 110, 112. Yes, as a correlation, this might affect some of the emerging markets, and my concern right now is more global, because we feel that 2017 is going to be a bad year for US equities. Dollar index is likely to move higher. Crude is likely to move to levels of 60 and beyond on the NYMEX. So these factors, I think, at some point of time will definitely affect the emerging markets, including India. But right now, since there is so much talk about the budget, global issues have really taken a backseat. But that's the reason I say that at levels of 8,400, investors need to be slightly careful and not be a believer that this market is going to rally to 9,000 immediately. I think at some point of time there will be a correction because of global factors, and you need to take that into account. राइट. जो एक दूसरा पहलू है जिस पर इनफैक्ट आज ही इंटरनेशनल मार्केट की नज़र है, वो है ब्रेक्जिट. थेरेसा मे आज बयान देने वाली है, एंड शी मे एक्चुअली कम अप विथ अ 12-point प्लान ब्रेक्जिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए. श्रीकांत, ये प्राइस्ड इन है मार्केट में? देखिए, जो आपने भी क्वेश्चन पूछा है, इट इज़ रिलेटेड टू गोल्ड. नो, आई एम आस्किंग अबाउट इक्विटी ग्लोबली. जो ग्लोबल मार्केट्स हैं, ब्रेक्जिट को लेकर थेरेसा मे आज बयान दे सकती हैं, एंड शी मे एक्चुअली कम आउट विथ अ 12-point प्लान ब्रेक्जिट के स्टेप्स के लिए. ये ग्लोबल मार्केट्स में फैक्टर्ड इन है क्या? देखिए, अभी जितने भी न्यूज़ फ्लो है उसको काफ़ी स्टडी किया गया हुआ है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जितने भी न्यूज़ फ्लो है वो मोर और लेस डिस्काउंटेड ही है. अभी यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है आने वाला, जहाँ पे एक्चुअली लोगों की नज़र है, वो है 20 तारीख का जो एक US प्रेसिडेंट के जो स्टेटमेंट आएंगे, या जो उनका जो ओथ सेरेमनी है, उसके ऊपर जो एक ओवरऑल लोगों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा. और उसके पहले मुझे लगता है जितने भी इवेंट्स है वो सब मार्केट में डिस्काउंटेड, या तो मार्केट उसको शायद डिस्काउंट करते हुए अपना एक जो एक साइडवेज या ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसको बना के रखेगा. जी. सो गौतम, जैसे आपने कहा कि हो सकता है करेक्शन देखने को मिले ये साल US इक्विटीज़ के लिए बैड होगा, एंड हो सकता है 9,000 का लेवल निफ्टी पर भी देखने को ना मिले. सो आर यू रूलिंग आउट अ न्यू हाई 2017 में? Oh no, I didn't say that. I think what I'm trying to say is that 2017 is going to be a volatile year for Indian equities and a negative year for US equities. You need to understand that US markets have run up for 8 consecutive years, and they are now at a level where there are indications of a major top out. It might not happen immediately, but I think somewhere in the 20,000, 20,500 zone for the Dow, we see a major top out for the US markets, and potentially a drop of about 15 to 20%. If that happens, will it going to affect Indian markets immediately? I'm not very sure about that, but I do believe that any move that India sees towards 9,000 is going to be very hard worked. It's not going to be as easy as we saw in the first half of last year. I do believe that this year at some point of time you are going to test a level of 9,500 on the Nifty, which in percentage terms is not significant. So I think one should go very sector specific and stock specific, because a 10% might not excite a lot of people from an index perspective, but I'm sure there are many stocks that would easily give you 30 to 70% this year itself.